जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जियोग्राफी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है अपवाद तंत्र के तीसरी क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब अपवाद तंत्र की हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने अपवाद तंत्र की हमारी अभी दूसरी क्लास और इसकी पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नीचे। आप वहाँ पे जाके विजिट करिएगा और वहाँ पे आप जो है जाके देख सकते हैं, क्लास को पूरी तरह से देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो इसकी क्लास थी अपवाद तंत्र की, उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने दोनों क्लास देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग आज पढ़ा क्या रहे हैं। वैसे आपको तो पता चल ही जाएगा कि हम सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अपवाद तंत्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आप इसके पहले जो 2 क्लास करवा चुके हैं उसको अगर आप देखेंगे तो इससे क्या रहेगा कि आपको दोस्तों आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी कि नहीं, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था। कि अगर आप जैसे रहता नहीं कि हम लोग रामायण बीच से भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने 1-2 बार ऐसे ही नहीं कहीं ना कहीं देखा है, तो एक पिक्चर दिमाग में बनी हुई। लेकिन हमने जिस तरीके से बताया है उसको आपको देखने के लिए आप स्टार्टिंग से पढ़िए। मतलब हमारी फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लास को देखिएगा, आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्योंकि हमने जैसे बताया था कि हम लोग उत्तर भारत की 3 नदी प्रणालियों के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 नदी प्रणाली जो है उनमें से जो है सिंधु नदी उसकी सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र नदी उसकी सहायक नदी है, और मध्य में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो हमने पिछली क्लास में कमिटमेंट कर दिया था, तो आज हम पहली जो थर्ड हमारी क्लास है इस पर हम लोग जो है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में हम डिस्कस करने के लिए यहाँ प्रेजेंट हैं। और जो है हम लोग अभी, अगर हमको ऐसा लगता है कि आज तीनों जो है डिवीज़न को डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग आज के जो महत्वपूर्ण डिवीज़न है इस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी का हो, चाहे वनडे में कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, चाहे स्टेट पीसीएस कोई रहा हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम रहा हो, वहाँ पर नदी तंत्र से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्टली ही पूछा गया है। क्योंकि क्वेश्चन पूछने के तरीके बस बदल जाते हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं। तो नदी तंत्र की अगर मैं बात करूँ, सिंधु नदी की सब महत्वपूर्ण नदियों के बारे में आपको पता होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि काबुल किसकी सहायक नदी है, 4 ऑप्शन में दे दिया, आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप वहाँ पर गलती कर देंगे। क्योंकि काबुल जो है सिंधु की सहायक प्रमुख नदी है, जो कि पाकिस्तान में मिलती है आके। तो इस बात को भी दिमाग में रखना है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंधु नदी के बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार में जानेंगे। ये भी बता दें आपको, सिंधु नदी जो एशिया का सबसे बड़े क्षेत्रफल को कवर करने वाला नदी तंत्र है। मतलब एशिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, नदी अपवाद तंत्र है। अगर मैं बात करूँ विश्व का दूसरा है, क्योंकि विश्व में प्रथम की बात करता हूँ तो वहाँ पर जो है किसका नाम आता है, वहाँ पर जो है अमेज़न नदी जो दक्षिण अमेरिका में है, उसका अपवाद तंत्र सबसे बड़ा है। अमेज़न के जंगलों के बारे में आपने सुना ही होगा, मूवी भी आपने देखी होगी, ठीक है ना। तो काफ़ी खतरनाक जंगल है, काफ़ी रहस्यों से भरा हुआ जंगल है। तो ये बात भी सुनने में आती है। तो बिना किसी देरी के आज की हम लोग क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे भी दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी की, तो आपके दिमाग में कौन सी एक ऐसी बात आ जाती है जिसको आप पहले ही, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि प्रयागराज जाना है, वैसे मैं तो प्रयागराज में ही हूँ, अगर आपसे बोलूं कि आप कहीं बाहर हैं, आपको प्रयागराज जाना है, तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर पहले आती है कि संगम, वहाँ संगम घूमेंगे, संगम बहुत अच्छा प्लेस है, ठीक है। तो पेपर देने आए हैं मान लीजिए आप, तो आप कहेंगे संगम जरूर घूमना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 नदियाँ, महत्वपूर्ण नदियाँ मिलती हैं। गंगा और यमुना नदी का यहाँ पे जो है मिलन है, मतलब यहाँ पर संगम होता है, 2 नदियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर यमुना नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इस बात को दिमाग में आपके पहले आ जाती है। तो जैसे हम लोग सिंधु नदी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर ये बन के आती है कि सिंधु नदी का जो जल समझौता हुआ था 2 देशों के बीच में, पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो वो दिमाग में हमारी पिक्चर बन जाती है जो 1960 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता हुआ था, जिसमें इसकी मध्यस्थता किसने की थी, विश्व बैंक ने की थी। जो विश्व बैंक जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि इसकी मध्यस्थता किसने की थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी मध्यस्थता किसने की थी, क्योंकि कई बार क्या होता है इंटरमीडिएट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिसे कहते हैं बिचवनिया, हम लोग की तरफ बिचवनिया शब्द ऐसे करके बोलते हैं, बिचवानी जो बीच का रहता है, शादी हो ब्याह हो, कहीं ना कहीं बिचवानी जो बीच वाला रहता है उसके बिचवनिया बोलते हैं, मीडिएटर बोलते हैं। मध्यस्थता करने वाला मतलब बीच में रहेगा और वो इधर वाली बात दोनों को सुनेगा और इधर उधर की बात का मतलब ना, क्योंकि भाई पाकिस्तान भारत दोनों में कट्टरता है, दोनों में उस समय लड़ाई भी हुई थी। 1962 में जो वॉर हुआ था, इसके पहले भी वो तो पाकिस्तान 1962 में तो भारत चाइना का वॉर हुआ था, इसके पहले भी भारत और पाकिस्तान
के बीच में वॉर हो चुके थे। तो उससे क्या था, इन लोगों के बीच में बात नहीं बनती थी, तो मीडिएटर के रूप में जो है किसको बुलाया गया, विश्व बैंक एक बहुत बड़ी संस्था है और उस समय भी थी, आज भी है, तो उसको बुलाया गया। तो उन्होंने जो आके मीडिएटर के रूप में इनके दोनों के बीच में समझौता कराया था। तो ये समझौता 1960 को हुआ था। इस समझौते के तहत क्या बात तय हुई थी, इस समझौते के तहत यही बात हुई थी कि सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे कि मैं बात करूं, चिनाब हो गई, झेलम हो गई और सिंधु नदी, मतलब मुख्यतः 6 नदियां हैं। लेकिन अगर मैं सिंधु को अलग कर दूं तो 5 प्रमुख नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां मानी जाती हैं। अगर सिंधु को लेकर चलेंगे, मुख्य नदी को भी ले लेंगे, तो 6 नदियां हो गई। तो इस समझौते में ये हुआ कि सिंधु नदी का 20% जल हम लोग यूज करेंगे, मतलब भारत यूज करेगा, 80% जल आप लोग यूज करेंगे, मतलब पाकिस्तान यूज करेगा। तो सिंधु नदी का जो क्षेत्र है बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है, इसका ये लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इनके अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है, नकारात्मकता भरी हुई है, ये इनको बिल्कुल गर्द में डाल रही है। आप समझिए कि ऐसी कंडीशन यहाँ पे आ गई पाकिस्तान में कि यहाँ पे वित्तीय आपातकाल होने वाली समस्याएं जैसे श्रीलंका में भी अब देखने को मिली थी। दाल चावल आटा की बात करें, चाहे तेल की बात करें, चाहे पेट्रोल डीजल, या मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं, या मान लीजिए गैस की, सारे रेट इतने हाई फाई हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आलू की कीमत देखो, चाहे आटे की कीमत देखो, 200 रुपये 250 रुपये किलो, चावल की कीमत 220 रुपये किलो, ऐसे रेट है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन है वहाँ की, गरीबों के क्या हाल हो रहे होंगे। सिर्फ इन्होंने अपने तानाशाही के चक्कर में, दूसरों के बहकावे के चक्कर में अपने आप को पूरी तरह तबाह कर लिया है। इनको पता था कि हमने इनको शरण दी, हमने इनको अपने देश से अलग किया, हमने इनको खाना दिया और हमसे बगावत करने पर उतरे हुए, हमसे जो है चाहते हैं कि हम भारत को जो है अपने नीचे दबा दें। ऐसा हो नहीं सकता ना। तो इसी में जो है अपने जो स्वाभिमान, बड़ा उनको लग रहा था कि हम बड़े स्वाभिमान है, सेल्फ रिस्पेक्टेड है, हमको जो है झुकना नहीं, तो नहीं झुको तब झुकोगे, ठीक है ना। तो पुष्पा बनने का प्रयास कर रहे थे, पुष्पा से पुष्पी हो गए, तो वो बात रखना है आपको दिमाग में। तो मैं सिंधु जल समझौता आता है दिमाग पे, तो मैंने बता दिया। तो किन किन नदियों को ये उपयोग करते हैं, कौन, पाकिस्तान किन नदियों का जल का पूरी तरह उपयोग करता है, तो सिंधु नदी का 80% हो गया, झेलम चिनाब 2 नदियाँ प्रमुख हो गई। भारत ब्यास सतलज रावी 3 नदियों का मुख्यतः उपयोग करता है, मतलब इनके पूरे जल का उपयोग भारत के अंडर में है, भारत इसका करता धरता है पूरे जल का, जब तक कि ये भारत में है। अगर भारत के, क्योंकि ये नदियाँ, मिठान कोट एक स्थान है पाकिस्तान में, वहाँ पर ये 5 नदियाँ मिल जाती हैं, कि मतलब चिनाब, झेलम और सतलज, रावी, ब्यास, 5 नदियाँ। तो ये दिमाग में याद रखिएगा कि जब तक भारत में, तब तक भारत इन नदियों का उपयोग कर सकता है। लेकिन अगर मैं झेलम और चिनाब की बात करूँ, तो झेलम चिनाब की नदियों को, दोनों का जल भारत में ज़रूर कुछ क्षेत्र में बहती हैं, लेकिन इनका भारत उपयोग नहीं करता है, इनके जल का। मैं थोड़ा बहुत उपयोग कर लेता है, मान लीजिए बांध बनाना है, सिंचाई के लिए उपयोग करना है, तो वो नहीं करता है। तो इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं सिंधु नदी के, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ चीज़ें और अच्छी चीज़ें बताएंगे। तो सिंधु नदी की जब भी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 11,65,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या क्षेत्रफल है, वर्ग आया ना यहाँ पे, तो क्षेत्रफल, तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, पूरे ऑल ओवर, चाहे भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों में बहती है। इसके बाद ये सिंधु नदी, क्योंकि ये चीन से भी निकलती है, चीन के तिब्बत से निकलती है ना, कैलाश पर्वत श्रेणी से, तो इसका जो है, अगर मैं इसके विस्तार की बात करूँगा तो कुछ क्षेत्र में चीन में भी बहती है, तिब्बत चीन का भाग है, तिब्बत में हो गया, भारत में हो गया, पाकिस्तान, तो तीनों देशों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो इस बात को दिमाग में रखना, पूछ लेता है कि सिंधु नदी का विस्तार किन किन देशों में है, तो वो आपको दिमाग में रखना है कि भारत, पाकिस्तान, चाइना भी है, चाइना में तिब्बत, अगर चाइना नहीं दिया तो तिब्बत में आप टिक करके आएंगे। तो ओवरऑल इसका 11,65,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। लेकिन अगर भारत में इसकी बात करें तो 3,61,289 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो भारत में इसका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं कि 3,21,289, और लंबाई की बात करें भारत के संदर्भ में, इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। इसकी लंबाई भारत में, जब इसका जितना क्षेत्रफल में भारत में बहती है, उसमें इसका 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसको दिमाग में आपको रखना है। अगर मैं इसके उद्गम स्थल की बात करूं, जब भी कोई नदी की हम लोग बात करेंगे, उसकी उद्गम स्थल के बारे में बात करेंगे, उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तिब्बत के कैलाश पर्वत, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी है, वहीं से इसका उद्गम हुआ है। बोखरचू एक स्थान है दोस्तों, बोखरचू एक स्थान है जहाँ, बोखरचू जो स्थान है, बोखरचू में ही जो है 4,164 मीटर की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर है, उसी ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम हुआ है, सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। लेकिन उस स्थान का जो नाम है बोखरचू है। जब ये तिब्बत
से निकलती है बोखरचू स्थान से, मतलब एक जो कैलाश पर्वत श्रेणी के जो ग्लेशियर से निकलती है, तो जब ये निकलती हुई आगे बहती है तो इसको बोलते हैं सिंगी खम्बान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगी खम्बान बोलते हैं। कहाँ पे बोलते हैं? शेरमुख। सिंगी खम्बान या शेरमुख बोलते हैं तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तिब्बत मतलब चीन, चाइना। तो सिंगी खम्बान बोलते हैं शेरमुख, सिंगी खम्बान या शेरमुख बोलते हैं तिब्बत में। तो इस बात को भी दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे भी बन जाते हैं कि सिंगी खम्बान या शेरमुख इसको कहाँ पर बोलते हैं? तो तिब्बत में इसको बोलते हैं। जम्मू कश्मीर, जब उस समय की बात बताता हूँ, जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उस समय कह सकते थे कि जम्मू कश्मीर केवल लेह जिले में बहती है। लेकिन आज 2019 के बाद, अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बन गए हैं, अलग अलग यूटी बन गए हैं, यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी इसका विस्तार है कुछ, लेकिन मुख्यतः लेह जिले, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है, उसके लेह जिले में मुख्यतः एक जिला है, तो लेह जिले में मुख्यतः बहती है। ठीक है ना, तो मुख्यतः इसका विस्तार लेह जिले में मिलता है। कह सकते हैं कि लेह जिला इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। अब मैं जब भी बात करूँगा लद्दाख जास्कर श्रेणी, तो यहाँ पे मैंने एक मैप मैंने बनाया हुआ है, उत्तर भारत का मैप बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे काराकोरम श्रेणी ली है, दूसरे में लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। तो मैं एक छोटी सी एक ट्रिक बनाया था मैंने, या तो आप ट्रिक में ऐसे कह सकते हैं कि काल के घर जाकर मैं ट्रिक बनाया था। तो चलिए मैं एक ट्रिक बताता, काल जपी ऐसे करके मैंने बताया था। काल जपी करके मैंने ऐसे करके थोड़ी सी कोई ट्रिक बना दी। काल जपी मैंने क्यों बना दी? का से क्या होगा? काराकोरम हो गया, एल से लद्दाख हो गया, जा से जास्कर हो गया, पी से पीर पंजाल हो गया। मैंने ऐसे बनाया था, काल के घर जाकर मैं पीरू भाई से मिला, ऐसे करके पीरू भाई से, मतलब कोई ऐसी ट्रिक बना दो कि काल के घर जाकर मैं पीरू भाई से मिला। का से काराकोरम, ला से लद्दाख, घर जाकर जा से जास्कर, पीरू भाई से मिला मतलब पीर पंजाल, पी से पीर पंजाल हो गया। ऐसे करके भी आप ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि ट्रिक कई बार होता है ना कि हम लोग इसकी श्रेणी जो होती है, इसकी जो है मतलब इसका जो सीक्वेंस होता है वो भूल जाते हैं। इसका क्या होता है बच्चों? सीक्वेंस हम लोग भूल जाते हैं। इससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ऐसे करके मैप में दे देता है और बोलेगा इसका सीक्वेंस सजाइए। ऐसे करके मैप बना दिया और 4 ऑप्शन दे दिया, इसका सीक्वेंस बनाइए, कथन 1, कथन 1, 2, कथन 1, 3, ऐसे करके रहता है कि मतलब 1, 2, 3 कथन बना दिया और उसमें 2, 3 ऐसे करके 1, 2, 3 लिख दिया। 1, 2, 3, 4 बोल देगा, 4, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 4 या 1, 3, 4, 2 ऐसे करके मतलब 4 ऑप्शन दे देगा। आपको किसी एक ऑप्शन टिक करना रहेगा। तो अगर आपको ट्रिक याद रहेगी कि काल, नाम भी ऐसे रहेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इसका सीक्वेंस है। इसका सीक्वेंस कैसे है बच्चों? 1, 2, 3, 4 ऐसे करके है। तो पहला ऊपर काराकोरम रहेगा, फिर लद्दाख रहेगा, फिर जास्कर रहेगा, फिर पीर पंजाल रहेगा। तो याद रखना ये चीज़। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये चीज़, ये नदी जो है यहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है, उसके ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? बोखरचू से। और ये यहाँ से लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती हुई उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। तो ऐसे करके बह रही है। इस बात को दिमाग में रखना कि किन 2 श्रेणियों के बीच से बहती है? लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी बहती है। इन 2 श्रेणियों के बीच से बहती हुई यह गिलगित लद्दाख होते हुए मतलब पाकिस्तान की ओर चली जाती है। तो जब लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है तो लद्दाख श्रेणी को काटते हुए लद्दाख श्रेणी के बीच में आती है। तो लद्दाख श्रेणी को काटते हुए जब गिलगित के पास पहुंचती है तो वहाँ पर महाखड्ड का निर्माण करती है, मतलब गार्ज का निर्माण करती है। क्योंकि ये सारी कितनी पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। हिमालय नदियों को मैंने बताया था पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। पूर्ववर्ती नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो हिमालय के उत्थान के पूर्व से इनका अस्तित्व है। ठीक है ना, हिमालय का उत्थान नहीं हुआ तो इनके पहले से इनका अस्तित्व है। तो मतलब ये हिमालय पर्वत का उत्थान धीरे धीरे हो रहा, नदियाँ लगातार बह रही हैं। तो ये उनका क्या कर दी थी? अपरदन कर दी थी। तो मतलब उनको काट कर ये महाखड्ड मतलब एक गार्ज का निर्माण कर दिया था इन्होंने। क्या कर दिया था? गार्ज क्या होता है? एक पतली सी सकरी घाटी होती है, मतलब घाटी का छोटा रूप। घाटी बड़ी होती है, मान लीजिए 2 पहाड़ियों के बीच का मतलब थोड़ा सा चौड़ा स्थान रहता है, और सकरा स्थान मतलब बिल्कुल से लगेगा कि बिल्कुल सकरा स्थान है। ऐसा आप कहीं देखे होंगे जब आप कहीं नेचुरल विजिटिंग में जाएंगे, आप मान लीजिए कहीं आप एक्सप्लोर कर रहे हैं नेचर का,
और पहाड़ पठारों में आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको कई बार ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि नदी नीचे नीचे जा रही है, बिल्कुल पतला सा रास्ता, आपको ऐसे ऐसे निकलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक, जैसे मान ली इतना पतला है, जैसे मान ली यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके आपको निकलना पड़ेगा। तो उसके बीच से नदियाँ निकल जाती हैं और इतना इतना पानी रहता है, बड़ा अच्छा उसका जो व्यू रहता है, बड़ा अच्छा सीन देखने को मिलता है। और चारों तरफ से जो सूर्य की रोशनी आती है तो वो जो आती है तो प्रतिकरित हो जाती है, मतलब विवर्तन के द्वारा उसका जो है छोटी छोटी किरणें वहाँ पे आके गिरती हैं, बड़ी चमकदार जो है क्या नज़ारा रहता है। मैंने तो देखा है ऐसा। अब मुझे लगता है जब मैं किसी चीज़ को देख लेता हूँ तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ वो चीज़ों को कि शायद मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसा अनुभव करता हूँ, ऐसा फील कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि जब कभी मौका मिलेगा तो वैसी ही फीलिंग आएगी भी। तो ये चीज़ याद रखना कि लद्दाख श्रेणी को काटते हुए गिलगित के पास महाखड्ड का निर्माण करती है। इस बात को दिमाग में रखना। महाखड्ड क्या होता है मैंने बता दिया, गार्ज बोलते हैं इसे। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करूंगा जो हिमालय से निकलती हैं। बात याद रखना, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करूंगा, हिमालय से जो निकलती हैं। इसके पहले कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो सुलेमान श्रेणी है। मतलब जब मैं बात कर रहा था पमीर पठार ग्रंथ की, यहाँ पे पमीर पठार ग्रंथि है, तो ये हिंदुकुश पर्वत निकलता है। हिंदुकुश पर्वत जो पाकिस्तान की ओर चला जाता है, उसी से सुलेमान श्रेणी निकलती है जो पाकिस्तान में इसका विस्तार है। तो सुलेमान श्रेणी में नमक वैली है, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था वहाँ पे। तो यहाँ पे जो सुलेमान श्रेणी है उससे भी कई नदियाँ निकलती हैं जो पाकिस्तान में जो है इसके कहाँ से आके मिलती है, पश्चिम में आके इससे मिलती हैं। तो ये भी आपको कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सी नदियाँ पाकिस्तान में मिलती हैं, पाकिस्तान में उसकी सहायक नदियाँ हैं। ये जो नदियाँ हैं मैं बता रहा हूँ, ये स्योक नदी हो गई, हुंजा हो गई, गिलगित हो गई, ठीक है, नुब्रा हो गई, द्रास हो गई, सिगार हो गई, गास्टिंग हो गई, ये इसकी भारत में सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। मेरी बात को गौर करिएगा आप, सिंधु की सहायक नदियाँ। एक मिनट दोस्तों, तो ये दोस्तों सिंधु की सहायक नदियाँ, ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ। स्योक नदी को भारत में क्या बोलते हैं, मृत्यु की नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृत्यु की नदी बोलते हैं स्योक नदी को। हुंजा, गिलगित, स्योक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है स्योक किसकी सहायक नदी है, तो आप बताइएगा कि ये सिंधु की सहायक नदी है जो कि हिमालय से निकलती है, हिमालय मतलब भारत में। फिर नुब्रा पूछते हैं, नुब्रा घाटी का नाम आता है, नुब्रा, द्रास नदी, सिगार हो गया, गास्टिंग हो गया, गिलगित नदी हो गया। इनका नाम कई बार एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा गया है, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। एशिया में इसको यारकंडी बोलते हैं और भारत में इसको जो बोलते हैं मृत्यु की नदी बोलते हैं, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। अब मैं आगे अगर बात करूं, काबुल नदी जो कि दाहिने तरफ से मान लीजिए ऐसे करके बहते हुए आ रही है, इधर दाहिनी तरफ से, मतलब इनका दाहिना तरफ, मतलब यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे अगर लोग खड़ा होगा तो इसका दाहिनी तरफ, तो यहाँ से काबुल नदी यहाँ पे मिल जाती। क्या मिल जाती, काबुल नदी। तो काबुल नदी मान लीजिए यहाँ पे गंगा किसकी सहायक नदी हो जाती है, काबुल नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। लेकिन काबुल की सहायक नदी स्वात नदी है। काबुल की सहायक नदी पूछ लेता है किसकी सहायक, काबुल में कौन सी नदी आके मिलती है, तो यहाँ पे स्वात नदी मिलती है, स्वात नदी, ठीक। तो स्वात नदी काबुल की सहायक नदी है, काबुल सिंधु की सहायक नदी है। कई बार प्रश्न ऐसे पूछा गया है, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को लेके आया हूँ कि काबुल नदी दाहिने ओर मिलती है जो कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है पाकिस्तान में, और स्वात नदी जो ट्रिब्यूटरी है, किसके ट्रिब्यूटरी है, स्वात नदी काबुल की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब कह सकते हैं इसकी सहायक नदी है, ठीक है ना, तो इस बात को दिमाग में रखना है। और मिठानकोट की मैंने बात कर रहा था, मिठानकोट के पास पंचनद मतलब पांचों नदियों का जल प्राप्त हो जाता है। सिंधु नदी को पांचों नदियों का जल मिठानकोट तक प्राप्त हो जाता है, मतलब अलग अलग स्थान पे इन नदियों का मतलब जो पांचों नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास हैं, इनका अलग अलग स्थान पर जो है इनका जल प्राप्त होता है। लेकिन मिठानकोट तक आते आते सभी नदियाँ अपना जल इसको दे देती हैं, मतलब सिंधु नदी को मिठानकोट के निकट सारी नदियों, पंच नदियों मतलब 5 नदियों का जल प्राप्त हो जाता है। कराची के पूर्व यह अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर में इसका जल पूरी तरह से गिरता है। अरब सागर में इसका जो है क्या है, मुहाना है, तो कराची के पूर्व अरब सागर में जो है गिर जाती है। कराची के पूर्व में मतलब कराची है, कराची के पूर्व में अरब सागर में जो है पूरी तरह से मिल जाती है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको बच्चों समझ में आ गई कि नहीं आ गई हैं, मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें जो है
सिंधु नदी के बारे में जो चीज़ें थी आपको समझ में आ गई होंगी। मैं यहाँ पे श्योक नदी के बारे में बताया था कि एशिया में इसे यारकंडी बोलते हैं। और काराकोरम क्षेत्र, मतलब काराकोरम की मैं बात कर रहा था ना, काराकोरम ये ऊपर श्रेणी है, काराकोरम भारत में है, तो काराकोरम श्रेणी में से मृत्यु की नदी बोलते हैं। तो ये श्योक नदी का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। अगर आप समझ में आ गई तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए, ताकि आप चीज़ें जो है नोट कर सकें, और इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आप जो है नोट पर ज़्यादा, मतलब PDF तो मैंने क्या, एक बार मैंने आपसे बात बताई थी, PDF सब का है, PDF पढ़े ना कोई, जो हाथ से नोट बनावे उसकी सफलता होई। तो मैंने ये बात पिछली तकरीबन मैंने एक कहीं ना कहीं क्लास में मैंने जो है इस बात में आपको बताया था कि PDF सब का है, PDF पढ़े ना कोई। PDF भेज दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, PDF में भेजूंगा। जो हाथ से नोट बनावे सफलता उसी की होए। तो ये याद रखिएगा कि जो हाथ से नोट बनाएगा उसकी सफलता श्योर होनी है, क्योंकि वो डबल मेहनत कर रहा है। कैसे मेहनत कर रहा है? आपको मैं पढ़ाया, आपने हाथ से लिखा, लिखते ही वक्त आप पढ़े मुझसे, एक बार ये हो गया, एक बार अपने हाथ से नोट्स बनाए, दूसरी बार हो गया, तो आप 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस चीज़ को। अब तीसरी बार एक बार और पढ़ लिए तो दिमाग में कंठस्थ हो गई, एग्जाम में जाते समय एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लिए, वो चीज़ वहाँ पे आपको आ गई। तो वो चीज़ रहती है। अगर मान लीजिए समय का अभाव है, नहीं बना सकते हैं, तो PDF ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन PDF आपने मान लीजिए बनाई और आपको तुरंत PDF जो है क्या करना पड़ता है, निकलाए वहाँ से आप हार्ड कॉपी, मतलब सॉफ्ट कॉपी मिली, हार्ड कॉपी निकला है, उसका जो है आपने एक ही बार यूज किया कि आपने देखा, उसको पढ़ना पड़ा, क्योंकि आपने लिखने का काम तो किया नहीं है। तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी मैं जो है इसको इरेज करूँगा और मैं जो है अभी फिर इसमें जो है आपको लिखूँगा कि, लेकिन थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करना ही पड़ता है हम लोग को, क्योंकि ये चीज़ डिजिटल बोर्ड तो है नहीं बच्चों। मैं आपको एक बार और बताऊँगा कि डिजिटल बोर्ड होता तो मैं ऐसे करता, स्लिप हो जाता और दूसरा पेज आ जाता और नई नई स्लाइड्स आ जाती, कितना देखने में अच्छा लगता ना। लेकिन हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है, डिजिटल बोर्ड। तो अब लोग क्या होता है कि अब लोग पॉज करेंगे, फिर इसको रगड़ेंगे, ऐसे करके हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, फिर चीज़ें बतानी पड़ती है, कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। अब अगर मान ली स्लाइड होती, स्लाइड बनी बनाई होती, बड़ा सा बोर्ड होता, तो आजकल लोग इसी को प्रेफर करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे कहते हैं अरे सर वाइट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, मज़ा नहीं आता है, डिजिटल बोर्ड की तरफ चलो, वो सर बढ़िया पढ़ाते हैं। भले कुछ नहीं हो, लेकिन डिजिटल बोर्ड बेस्ट ऑप्शन उनको माना गया है। जैसे कि प्राचीन काल में नहीं था कि ब्राह्मणों से केवल ज्ञान लिया जाता था, जो क्षत्रिय होते थे उनसे वो सिर्फ युद्ध करते थे, जो वैश्य होते थे, व्यापारी होते थे, शूद्र क्या होते थे, शूद्र क्या करते थे, सिर्फ निचले तबके के होते थे, वो सिर्फ सेवा भाव देते थे। तो ये चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं हमको? प्राचीन काल में, जब अपना जो एक समाज था, वर्ण व्यवस्था मतलब था नहीं कुछ में कि 4 भागों में बटा हुआ था, जो अपनी वर्ण व्यवस्था थी, तो वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज भी वो चीज़ हम लोग कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। वो मैं तो समझता हूँ, क्योंकि अब क्या है कि अपने पास ऑप्शन नहीं है, तो भाई जाहिर सी हमको देखना है। लेकिन ये नहीं रहता बच्चों कि मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आपको कंटेंट अच्छा नहीं दे रहा हूँ। ज्ञान कभी किसी डिजिटल बोर्ड के अंतर्गत नहीं आती है, ना किसी डिजिटल बोर्ड की मोहताज होती है। ज्ञान तो ज्ञान होता है ना बच्चों, चाहे मैं यहाँ पे दूँ चाहे जहाँ पे दूँ। आज मेरे पास ये, कल को मेरे पास डिजिटल बोर्ड जब हो जाएगा, हमको भी डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत है, लेकिन हमको जब मिलेगा डिजिटल बोर्ड तो हम भी डिजिटल बोर्ड में आपको पढ़ाएंगे, बड़े अच्छे से चीज़ें समझाएंगे, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो ज़रूरी है कि डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। लेकिन हर चीज़ हो ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं है, कि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग डिजिटल बोर्ड में केवल पढ़ाएंगे, डिजिटल बोर्ड नहीं होगा तो नहीं पढ़ाएंगे। तो जब तक जो चीज़ है उस पर हम लोग बेस्ट कंटेंट देते रहेंगे, क्योंकि ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान लेने हमें संकोच नहीं करना चाहिए कि डिजिटल बोर्ड वाले टीचर हैं कि बिना डिजिटल बोर्ड वाले टीचर हैं, कि वाइट बोर्ड वाले टीचर हैं, कि ब्लैक बोर्ड वाले टीचर हैं। हम लोग बच्चों डिजिटल बोर्ड से नहीं पढ़ाई किए हैं, 10-12 तक और अपना जो ग्रेजुएशन किए हैं यही ग्रीन बोर्ड था, वाइट बोर्ड था, उसी में पढ़ाया जाता था। चाक डस्टर से पढ़े हुए हैं, छुइया जैसे बोलते थे, छुइया हम लोग छुइया बोलते थे, चाक डस्टर से पढ़े हैं, रगड़ रगड़ के जो सेल आते थे, प्राथमिक सेल होते थे, एक बार यूज करो फेंक दो, उनको बढ़िया जो है इसका कालिख निकाल के पोतते थे पूरे बोर्ड में। अब तो मार्कर आ गया है, फिर पढ़ाते थे सर हमको काम मिलता था, क्योंकि हमारे अच्छे नंबर जैसे मान लो आ गए तो बोलते तुम मॉनिटर हो क्लास के और तुम ही बोर्ड को जो है थोड़ा सा बढ़िया बना के रखो, शांति व्यवस्था रखो। क्या वो मज़े थे, वो दिन थे, आज भी याद आते हैं। लेकिन आज देखो डिजिटल बोर्ड का ज़माना आ गया है। लेकिन ज्ञान लेने में हमने कभी ये नहीं पूछा है कि आप डिजिटल बोर्ड से ज्ञान दे रहे हैं या आप किस धर्म से हैं। कभी कभी होता है कि लोग धर्म को भी देखते हैं कि हम लोग पंडितों से ज्ञान लेंगे, हम लोग मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पंडित जो मेरी वीडियो देख रहे हैं,
कतई आपने दिमाग में नहीं लिख लीजिएगा कि मैं जो है खास तौर की ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा हूँ। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मत इसको सीरियस लीजिएगा। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि मानसिकताएं लोगों के अंदर थी उस समय भी कि हम लोग थोड़ा उच्च कुल से ज्ञान लेंगे, लेकिन जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए वो ब्राह्मण हैं और वो मुझे कमेंट करते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो मैं समझूंगा कि वो बौद्धिक स्तर से कमज़ोर हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आप अगर समझ रहे हैं बात को तो मेरी बातों को आप समझेंगे कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। कि आज भी लोगों के अंदर मानसिकता है कि हम लोग को जो है थोड़ा सा उच्च कुल से शिक्षा, लेकिन वो उनकी मानसिकता गलत है। बिल्कुल कह सकते हैं गंवार टाइप की। शिक्षा किसी धर्म जाति के अंतर्गत नहीं आती है। तो क्योंकि रहीमदास जी ने कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, जो मैं आपके सामने थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। उन्होंने ऐसी बात कब बोली थी? आज से तकरीबन 600-700 साल पहले बात उन्होंने बोल दी थी। क्यों बताइए, तब बोल दी थी। आज हम लोग किस ज़माने में जी रहे हैं? अगर ऐसी मानसिकता वाला कोई है व्यक्ति तो बहुत ही गंवार व्यक्ति है। वो ऐसा व्यक्ति है कि उसको रहने का कोई हक ही नहीं है। आप समझिए, ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि शिक्षा में भी धर्म जाति देख रहे हो। शिक्षा लेना है, धर्म जाति के नाम पे आप शिक्षा को बांट रहे हो कि नहीं हम इस जात से शिक्षा लेंगे, ऐसी है। तो ऐसी मानसिकता जिनके अंदर है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपनी जो है इस मानसिकता को त्याग दीजिए। ये मानसिकता कतई अच्छी नहीं है। एक टीचर के लिए धर्म जाति कतई मायने नहीं रखता है। अम्बेडकर जी का नाम सुनिए, कितने महान विद्वान थे, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक क्या क्या किया, संविधान के लिए क्या किया। तो कभी धर्म से आप किसी को ना तौलें तो ही अच्छी बात है। धर्म से किसी चीज़ को आप नहीं कह सकते हैं, ये बहुत बेस्ट चीज़ होती है। तो जो कबीरदास जी ने क्या बात बोली थी? जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग कभी विपत्ति आ जाए तो तलवार हमारी काम आती है, तलवार ही हमको बचाती है। म्यान का तो कोई काम नहीं होता, म्यान तो पड़ी रहेगी ना वैसे ही। उसी प्रकार क्या होता है, सज्जन व्यक्तियों से, जो सज्जन हैं, मान लीजिए जो साधु हैं, विद्वान हैं, उनसे ज्ञान लेने में कतई हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कैसे व्यक्ति हैं, धर्म के नाम पे धार्मिक हैं कि धार्मिक हैं, या मान लीजिए ब्राह्मण हैं कि वैश्य हैं, शूद्र हैं कि क्षत्रिय हैं, कतई ये नहीं सोचिए। तो उन्होंने जब पता ही कबीरदास जी ने ऐसी बात बोल दी कि धर्म के आधार पर या ऐसे ऊंच नीच के आधार पर ज्ञान को कभी मत लीजिए। तो मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ और इसको जो है पॉज करके फिर से आपको जो है आगे की थोड़ा चीज़ें बताता हूँ। क्योंकि अभी हमारी जो है 5 नदियाँ बची हुई हैं, मुख्यतः नदियाँ हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बोर्ड होगा तो साफ सही तरीके से समझाने में मजा आएगा। कुछ एक ऐसी ट्रिक है जो मैं आपको बताऊँगा, बड़े मज़ेदार की ट्रिक है। और जैसे कि जब नदियों की बात करते हैं हम लोग, उत्तर भारत की नदियों में सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, तो इनके कुछ प्राचीन नाम हैं जो एंसेंट काल में ऋषि मुनि लोग होते थे, उन्होंने इसके बारे में कहा था। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि जैसे सतलज का नाम सदुत्री क्यों है, बिपाशा ब्यास का नाम क्यों है, तो इसके बारे में रावी, परसरणी, तो वो बातें मैं जो है बताऊंगा आपको। अस्कनी को चिनाव की बोलते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अभी बता रहे हैं आपको, क्योंकि जो है उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। हाँ दोस्तों, मैं बता रहा था आपको कि हम लोग जो है थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेंगे। सतलज, ब्यास, सिंधु, रावी, झेलम, इन नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं जो भारत में इनका विस्तार देखने को मिलता है। कई बार इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। और मैंने जो आपको बात बताई थी कि जो सेयुक नदी, नुब्रा नदी बताई थी या गिलगित नदी बताई थी, इनके बारे में दिमाग में रखिए, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। ये सारी भी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन इनसे इनके अंदर से क्वेश्चन पूछ लेता है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनका उद्गम स्थल कहाँ से है, इनकी क्या सहायक नदियाँ हैं और इनका पुराना नाम क्या है। तो मैं आपको जो है एक थोड़ा सा कहानी टाइप का बताऊंगा, उससे आपके जो है इनके जो नाम है, उपनाम देख रहे हैं आपको यहाँ पे, जो इसके प्राचीन नाम है क्या है। सतुद्री इसका प्राचीन नाम है, क्या है, प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम है, ठीक है ना। जैसे ब्यास का बिपाशा है, क्या नाम है इसका नाम, ब्यास का नाम बिपाशा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक से लिखूँगा, बिपाशा, बिपाशा, ठीक, ये प्राचीन नाम है। रावी का परसरणी प्राचीन नाम है, चिनाब का अस्कनी है और झेलम का बितस्ता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, थोड़ा सा ट्रिक टाइप से समझ सकते हैं आप कि
एक बात बताओ तो, थोड़ी सी छोटी सी कहानी है, आपको कभी दिमाग में चीज़ें नाम भूलेंगे, इनके नाम नहीं भूलेंगे। व्यास नाम का एक व्यक्ति था, मतलब व्यास एक को पद दिया जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ रामलीला वगैरह होता था तो जो मतलब बीच बीच में थोड़ा सा दोहा वगैरह कहता था, चौपाई छंद बोलता था, उसको हम लोग व्यास बोलते थे। हारमोनियम वगैरह बजाता था, काफ़ी उसका एक महत्वपूर्ण रोल रहता था रामायण में, रामलीला में, तो उसे व्यास कहते थे। व्यास एक बार रामलीला में गया, उसको वहाँ पर जो है बिपाशा बसु एक अभिनेत्री है वो मिली वहाँ पे, उसको उससे वो जो एक प्रकार का लगाव हो गया, उसको उसने ऐसे गाना सुनाया कि उसका जो है उससे लगाव हो गया। व्यास को बिपाशा मिल गई, तो व्यास को बिपाशा मिल गई, याद रखिए, व्यास को बिपाशा मिल गई। जब उससे उसका लगाव हो गया तो उसने सोचा कि मैं उससे शादी करूँगा। तो वो बिपाशा की मम्मी का नाम रावी रहता है, रावी के पैरों में गिर जाता है, पैरों में, मैं पैर परूँ, रावी के घर जाता है, मतलब बिपाशा के घर गया शादी का रिश्ता लेके, और रावी के पैर, मतलब उसकी माता जी, तो पैर छुएगा कि भाई अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा कन्विंस करना है, तो पैर परूँ माता जी, पैर परूँ, हमने बोलते पैर परूँ, तो रावी के पैर परूँ, परुसनी से पैर पढ़ लिया उसने, इरावती भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना, रावी के पैर परा। तो जब रावी जी के जो हस्बैंड साहब थे उन्होंने कहा कि आस्की बहुत दिख रही है, उसको प्यार से चिंटू बोल दिया, किसको, व्यास को। भाई उसकी हरकतें ऐसी थी कि उसे चिंटू आस्की दिख रही है तुम पे, तो आस्की चिंटू चीज़ से चिंटू, आस्की मतलब अस्कनी, तो शिनाब का नाम अस्कनी हो गया। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, ना से अस्कनी, ना आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नदियों के नाम आपको कभी भूलेंगे नहीं कि विपाशा को, व्यास को विपाशा मिला, वो रावी के पैरों पे पैर परू गया, फिर उसने चुनाव, उससे कहा कि चिंटू ज़्यादा आस्की नहीं, उसके पिता ने कहा ज़्यादा आस्की नहीं। ये 3 नदियों के नाम आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार हिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और ये तो आप ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछा है, अदर एग्जाम में भी कई बार चीज़ें पूछने को आई हैं। और बच्चे गलती क्या कर देते हैं, उनको जो है थोड़ा सा दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि अस्कनी किसका नाम है, विपाशा किसका नाम है, और ये रावी किसका नाम है, इरावती। अब झेलम बितस्ता सतलज सतुद्री, मैं आपको सत नमन करता हूँ। सतलज माँ कह सकते हैं, यहाँ मान लीजिए सत नमन, सत नमन किसको करते हैं। फिर बाद में कहा कि उसके पिता ने कहा कि आस्की दिख रहे चिंटू, तो उसने जैसे पिता को देखा कि पिताजी आ रहे हैं, बोले सत नमन, सत नमन, सत 2 बार सत आता ना, सत नमन नहीं बोलते हम लोग, बोलते सत नमन ऐसे बोलते ना, तो सतलज सतुद्री, याद हो गया ऐसे करके। और इसके बाद बोला कि ठीक है कोई बात, उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, नमन नमन ऐसे बोलता है। फिर बोलते हैं, क्या कहते हैं कि ठीक है, हम तुमको जो है विस्तार में इसके बारे में बताएंगे, विपाशा के बारे में, अभी तुमको जो है झगड़ा नहीं करना है। वो अपने वाइफ से बोलता है कि हम लोग इसको विस्तार के बारे में बताएंगे, व्यास जी को विस्तार से बताएंगे, झगड़ा नहीं, विस्तार से बताएंगे, झगड़ा नहीं करने का, हम अभी विस्तार से बताएंगे। तो झेलम बितस्ता हो गया, विस्तार से बताएंगे, विस्तार बितस्ता, झगड़ा नहीं, झेलम ऐसे करके। तो ट्रिक थोड़ा सा है, तो आप समझिएगा इस बात को। तो आते हैं हम लोग सतलज की बात करते हैं, सतलज सतुद्री बोलते हैं। इसका उद्गम स्थल जो होता है राक्षस ताल, जो मानसरोवर झील के निकट रहता है, राकस ताल, सॉरी दिमाग में राक्षस आ गया, देखो राकस ताल लिखा, राकस ताल के निकट, मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर जिससे सतलज सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, सरोवर मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट राकस ताल रहता है, वहीं से इसका उद्गम होता है। तिब्बत में कितनी ऊंचाई पर ये झील है, 4555 मीटर की ऊंचाई पर ये झील है, ठीक है। वहाँ पर तिब्बत में इसको बोलते हैं, तिब्बत में इसको लांगचेंग खम्बाब बोलते हैं। किसको, सतलज नदी को तिब्बत में लांगचेन खम्बाब बोलते हैं, लांगचेन खम्बाब बोलते हैं। सिपकीला दर्रा किन्नौर ज़िले में है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा है, ठीक है। सिपकीला दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। तो मैं आपको इसका भी एक ट्रिक था कि अरुणो यादीपो करके था, अरुणो यादीपो तो अरुणाचल प्रदेश का था। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसे हिमाचल प्रदेश का हमने ट्रिक बनाया था, वो तो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। तो उसका सिपकीला दर्रा कहाँ पे है, किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश, एचपी हिमाचल प्रदेश में है। सिपकीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। कई बार क्वेश्चन आया है कि किस दर्रे से होकर सतलज नदी, सतुद्री नदी भारत में प्रवेश करती है, सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। इस बात को दिमाग में आपको रखना है। ये जो दर्रा आपको दिख रहा है, सिपकीला दर्रा आपको जो दिखेगा,
दर्रा को ऐसे करके दिखाते हैं ये चीज़ें। तो ये क्या करता है, भारत और तिब्बत के बीच एक रास्ता बनाता है, व्यापारिक रास्ता बनाता है। तो यहाँ से जो है आपको दिमाग में रखना है कि ये जो है सिपकीला दर्रा से होकर भारत, इंडो और तिब्बत के बीच में जो है जो नदी आती है, तिब्बत से जब निकलती है सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद यह 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है। सिंधु नदी के समानांतर, ऊपर सिंधु नदी चल रही है ऐसे करके, ये इसके समानांतर 400 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है, 400 किलोमीटर बहने के बाद ये आगे जाकर ब्यास नदी की सहायक नदी बन जाती है। क्या बन जाती है, रोपण एक स्थान है हिमाचल प्रदेश में, रोपण में क्या कर देती है, रोपण में महाखड्ड गार्ज का निर्माण कर देती है। क्योंकि ये कौन सी नदी, पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ क्या बनाती हैं, महाखड्ड का निर्माण करती हैं। उत्तर भाग में, इसी नदी के उत्तर भाग में स्पीति नदी आके यहाँ पे मिल जाती है। क्या मिल जाती है, स्पीति नदी। एक स्पीति घाटी है हिमाचल प्रदेश में, बहुत ऊंचाई पर है, उसी में एक गांव पड़ता है, नामगिया गांव है, किन्नौर जिले में ही एक गांव है, किन्नौर जिले में। कहाँ पे, किन्नौर जिले में ही एक गांव है, किन्नौर जिले में एक गांव है, नामगिया गांव है, हिमाचल प्रदेश में गांव है नामगिया। वहीं पर स्पीति नदी यहाँ पे जो है सतलज नदी से मिल जाती है। स्पीति नदी है कुर्जम दर्रे से निकलती है। कहाँ से, एक दर्रा है कुर्जुम, उस दर्रे से निकलती नदी, ठीक है ना। और यहाँ पे नामगिया गांव में आके मिल जाती है किन्नौर जिले में। तो याद रखिएगा, बहुत ऊंचाई पर स्पीति घाटी, वहीं पर एक नामगिया गांव है, ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। ब्यास नदी पर ये मैं बताया ना कि आगे जाकर ये ब्यास नदी मिल जाती है, जो भांगड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत, जो भांगड़ा नागल परियोजना है, ब्यास और सतलज नदियों के, मतलब ब्यास और सतलज नदियों के द्वारा ही भांगड़ा नागल परियोजना बनी हुई है। इसी में इंदिरा गांधी नहर है, इसी में पोंग बांध है। तो ब्यास नदी पर पोंग बांध है, पोंग बांध पूछता है, कई बार एसएससी पूछा है, पोंग बांध। तो बांध का हमने एक वीडियो डाल रखा है, अगर आपको बांध से रिलेटेड सारी बातें जाननी है तो हमारी ज्योग्राफी में पिछली वीडियो में जाके आप देखिएगा, पुरानी वीडियो काफ़ी है। आप नीचे जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको बांध से संबंधित एक वीडियो मिल जाएगा। आपको हम लोग इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं बांध के वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ब्यास नदी का पोंग बांध है, भांगड़ा नागल परियोजना, क्या बच्चे, भांगड़ा नागल परियोजना, इसकी मतलब इन दोनों नदियों से मिलकर बनी है, जिसमें इंदिरा सबसे सहायक नदी है, जो कि राजस्थान और पंजाब इन क्षेत्रों को जल इससे मिलता है, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को भी मिल जाता है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सतलज नदी के बारे में सारे पॉइंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं। तो ब्यास का बिपाशा इसकी जो इसका नाम है, ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, कुल्लू घाटी में बहती है, कुल्लू घाटी में बहती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। 400 मीटर समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चे, ब्यास कुंड से निकलती है। इसका नाम ब्यास है क्योंकि ब्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड है, वहाँ से निकलती है और कुल्लू घाटी में बहती है। और काती और लारगी दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर महाखड्ड का गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है ना। गार्ज निर्माण करने का कारण मैंने बता दिया था, क्योंकि ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, पहले से बह रही हैं, उनके निर्माण के मतलब जो स्थलाकृतियाँ बनी थी, लैंड फॉर्म थे उनके पहले से, ठीक है। तो याद रखना, काती और लारगी का निर्माण करती हैं। इसके बाद रावी की बात करते हैं। रावी नदी की परिश्रणी इरावती मैंने बताया था, इसकी पूर्व प्राचीन नाम है। अब तो मैं बात करूंगा इनमें जो है कौन सी, चिनाब नदी की प्रमुख सहायक नदी है रावी नदी। चिनाब नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो सराय सिंधु पर चिनाब नदी से मिल जाती है। कौन, रावी नदी सराय सिंधु पर चिनाब नदी से मिल जाती है। ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है, और चंबा घाटी से होकर बहती है। कहाँ से होकर बहती है, चंबा घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी बहती है, रावी नदी है। परिश्रणी इरावती इसका पुराना नाम है। चिनाब की सहायक नदी है, ठीक है, चिनाब की सहायक नदी है, सराय सिंधु पर चिनाब नदी से मिलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है और चंबा घाटी से होकर ये बहती है, ठीक है ना। पूछता है किस घाटी से होकर बहती है, तो वो चंबा घाटी से होकर बहती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पीर पंजाल में दक्षिण पूर्व के भाग बहती हुई ये जो है धौलाधार के बीच से प्रभावित होती है, पीर पंजाल और धौलाधार। तो मैं जब आप यहाँ पे बता रहा था तो ये पीर पंजाल लास्ट में था, पीर पंजाल ऐसे करके था, यहाँ पे धौलाधार हो गया, क्या था, धौलाधार, इसके बीच से बहती है। ये कौन सी नदी बहती है, चिनाब नदी, सॉरी रावी नदी जो है किसके बीच से बहती है, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच से बहती है। इस बात को भी दिमाग में आपको जो है रखना है। तो पाकिस्तान में सराय सिंधु है, वहीं पे चिनाब नदी से मिल जाती है। अब बात करते हैं हम लोग चिनाब नदी अस्कनी की बात करते हैं। थोड़ा सा
सही से दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने बताया डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि अब चीज़ें इरेज कर दिया जाए, वो चीज़ें हैं। तो जैसा भी मैं आपको बता रहा हूँ, चिनाव नदी अस्कनी इसका पूर्व नाम है। यह क्या करती है, चंद्रभागा, चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम से बनती है चिनाव नदी। इसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, चंद्रभागा नदी भी बोलते हैं। चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम से चिनाव नदी का निर्माण हुआ है, मतलब बनी हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसे चंद्रा और भागा, चंद्रभागा नदियाँ भी कहते हैं। चंद्रा और भागा हिमालय के तांडी के समीप दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। चंद्रा और भागा दोनों आती हैं हिमालय में तांडी के समीप। ठीक है, कहाँ पे मिल जाती हैं दोनों नदियाँ, हिमालय में तांडी के समीप दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। तो हिमालय में तांडी के समीप, हिमालय क्षेत्र जो है हिमालय क्षेत्र के समीप तांडी रहता है, वहीं पे जो है ये नदियाँ दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं और ये क्या बन जाती हैं, चिनाव नदी बन जाती है। चंद्रभागा चिनाव नदी बन जाती है। ये अब मैं बात करूँगा झेलम नदी की, जिसे बितस्ता नदी भी कहते हैं। ये बेरीनाग झील के निकट शेषनाग झील से निकलती है, जो पीर पंजाल के गिरिपाद पर बेरीनाग झील है। पीर पंजाल की बात कर रहा था। पीर पंजाल के गिरिपाद में बेरीनाग झील है, उसके निकट शेषनाग झील है, उसके पास से ये झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी झांग पाकिस्तान में, झा से झेलम, झा से झांग पाकिस्तान में चिनाव नदी से मिल जाती है। किशन गंगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, याद रखना। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। कई बार नहीं, दसियों बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपी मतलब एसएससी बहुत इसको पूछती है, मतलब इससे एक प्रकार का इसका लगाव जैसे हो गया है। किशन गंगा किसकी जेएनके में बहती है, जो झेलम की सहायक नदी है। किसकी, झेलम की सहायक नदी है। झांग पर चिनाब से मिल जाती है, झांग और यहाँ पे सराय सिंधु दोनों कहाँ, पाकिस्तान में है। ये जो है यहाँ पे जो है झेलम नदी, झांग पर झेलम नदी चिनाब से मिलती है और सराय सिंध में रावी नदी चिनाब से मिलती है। मतलब चिनाब नदी जो है सिंध की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है ना, सबसे बड़ी रिवर ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, याद रखिएगा। चिनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस बात को भी दिमाग में रखना है। अगर मैं झेलम नदी की बात करूं तो श्रीनगर में भूलर झील से बहते हुए तंग व गहरे महाखड्ड का निर्माण करती है। श्रीनगर और यहाँ पे भूलर झील, श्रीनगर में भूलर झील भी है ना, तो ये झेलम नदी जो है बेरीनाग झील के निकट शेषनाग से निकलती है और श्रीनगर में बहते हुए भूलर झील के पास यह तंग और सकरे महाखड्ड का निर्माण भी करती है। तंग और सकरे महाखड्ड का निर्माण भी करती है। ठीक है, इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको ओवरऑल सारी चीज़ बता दी हैं, जितने भी इसके पॉइंट थे मैंने डिस्कस कर लिया है आपसे। ऐसा ना हो कि आपको पॉइंट समझ में ना आए, मैंने सारे पॉइंट आपको बताए हैं कि श्रीनगर के भूलर झील में बहते हुए तंग और महाखड्ड से गुजरती है। तंग महाखड्ड मैंने बताया था कि जो सकरे टाइप का होता है, घाटी का छोटा स्तर होता है, सकरा स्तर होता है, घाटी उसका बड़ा चौड़ा स्तर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करती है, यहाँ पे जो है बहती है, ये भी मैंने बता दिया था। मैंने ये भी बता दिया था कि जो रावी नदी है पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व में धौलाधार के पूर्व से बहती है, ये भी मैंने सारी चीज़ें आपको जो है बता दी थी। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो मैं जो यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे मिस हुआ कि तांडी हिमालय में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश, मुझे लग रहा था कुछ चीज़ मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे दिमाग में चीज़ें थोड़ा सा, हिमाचल प्रदेश में तांडी है, वहाँ पर ये चंद्रा और भागा दो नदियाँ मिलती हैं। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में तांडी, केलांग के पास तांडी पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में केलांग है, केलांग के पास तांडी पड़ता है। तांडी में ही चिनाब नदी चंद्रा और भागा से मिलती है, ठीक है, और चंद्रभागा नदी बनती है, उसे बाद में चिनाब नदी कहा गया, जिसका पुराना नाम क्या, अस्कनी है। याद रखना, हिमाचल प्रदेश के तांडी के केलांग के पास है। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए अपने सब दोस्तों को। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। और अगली वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे गंगा और उसकी सहायक नदियों पर, और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।